हेलो गाइस, नीट 2025 के फिजिक्स के पीवाईक्यूज तो हम डिस्कस कर चुके हैं इससे लास्ट वाली वीडियो में। बट इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे फॉर नीट 2025, जिससे आपकी नीट 2025 की प्रिपरेशन और बहुत ज्यादा बूस्टअप होगी। तो टाइम ना गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री के कुछ पीवाईक्यूज हमने उठाए हैं, तो आप देखिए। सबसे पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पीवाईक्यू है। ये कह रहा था वेपर ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, अगर सेकेंडरी अल्कोहल को हीटेड कॉपर के साथ हमने पास किया 573 केल्विन पे, ठीक है, किसको? सेकेंडरी अल्कोहल को। तो यहां पर आपको जो चीज याद रखनी है वो याद रखनी है कि अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल होगा, कैसे अल्कोहल होगा? प्राइमरी अल्कोहल होगा। तो प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनेगा? सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बनेगा? देन टर्शियरी अल्कोहल से क्या बनेगा? तीनों चीजें हम याद रखनी है। अगर हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, कैसे अल्कोहल है? 1 डिग्री, तो हमें याद रखना है तो बनेगा एल्डिहाइड। क्या बनेगा? एल्डिहाइड। अगर हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल है तो बनता है कीटोन। ये तब है जब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? कॉपर और 573 केल्विन। आपको याद रखना, कॉपर और 573 केल्विन अगर हम यूज कर रहे हैं तब आपका 1 डिग्री अल्कोहल अगर आपके पास है तो उससे क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। 2 डिग्री अल्कोहल अगर आपके पास गिवन है तो उससे क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। और अगर आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल है तो उससे बनेगा आपका एल्कीन। क्या बनेगा? एल्कीन। इसका हो जाता है डिहाइड्रेशन। क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन। ऊपर की दोनों रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ, एल्डिहाइड बना। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ, कीटोन बना। हमसे वो पूछ रहा है सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बनेगा? तो हम बोल देंगे क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। इसी के साथ साथ ये तीनों चीजें भी हमें याद रखनी है, बिकॉज क्वेश्चन मोल्ड अप करके भी पूछा जा सकता है। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो हमें एक कंपाउंड दिया हुआ और वो पूछ रहा है ये किस चीज का एग्जाम्पल है। ये कंपाउंड आपका किस चीज का एग्जाम्पल है? कौन सा हेलाइड है? विनाइल हेलाइड है कि बेंजाइल हेलाइड है कि एराइल हेलाइड है कि एलाइलिक हेलाइड है? तो आप इसमें विनाइल और बेंजाइल को तो नेग्लेक्ट ही कर दें। क्यों? क्योंकि विनाइल और बेंजाइल में जो आपका एक्स ग्रुप यानी हेलोजन ग्रुप जुड़ा होता है वो जुड़ा होता है sp2 कार्बन पर यहां पे हमारा जो कार्बन है वो sp3 है। देखो इस कार्बन के अराउंड सारे सिंगल बॉन्ड है ना, इधर भी 1 2 3 और हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड, टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड है। इसका मतलब ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। कैसा कार्बन है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अब क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो ना ये विनाइलिक हैलाइड होगा ना ये बेंजाइलिक हैलाइड होगा, बिकॉज दोनों में हमें बेसिकली sp2 कार्बन से अटैच होना चाहिए। हेलोजन कौन से थे? sp2 से अटैच होना चाहिए, बट ये कार्बन आपका कैसा है? sp3 है। तो अब या तो ये एराइल हैलाइड हुआ या तो हुआ ये एलाइलिक। अब एराइल यूज करते हैं हम अगर बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हो हेलोजन। किससे जुड़ा हो? बेंजीन वाले जितने भी कार्बन है अगर उससे डायरेक्टली जुड़ा हो तब हम वर्ड यूज करते हैं एराइल हैलाइड। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका? एलाइलिक हैलाइड। कौन सा एलाइल? भाई बेंजीन तो इधर है ना आपका, ये वाली जो चेन है आपकी, ये तो चेन एलिफेटिक है, तो इसलिए हम इसे बोलेंगे कौन सा हैलाइड है आपका? एलाइलिक हैलाइड। कौन सा हैलाइड? एलाइलिक। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है आपका कौन सा इसमें से मॉलिक्यूल या आयन लुईस एसिड है? कौन सा मॉलिक्यूल आयन क्या है? लुईस एसिड। तो अब आपको सबसे पहले लुईस एसिड और लुईस बेस क्या होते हैं इनके बीच में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। तो लुईस एसिड हम उन्हें बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे वो तो हमारे क्या होंगे? लुईस एसिड। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे वो क्या होंगे? लुईस बेस। अब डोनेट कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन। जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे वो लोड डोनेट करेगा। और एक्सेप्ट कौन करेगा? एक्सेप्ट वो करेगा जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा। क्या होगा? वैकेंट ऑर्बिटल। तो यानी लुईस एसिड हम बोल सकते हैं, लुईस एसिड हम उसे बोलेंगे जिसके पास क्या है आपका? वैकेंट ऑर्बिटल। क्या चीज है? जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। और लुईस बेस कौन है? जिसके पास एलपी यानी लोन पेयर है। क्या है? लोन पेयर। अगर आप इसमें ध्यान से देखें ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, यहाँ नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, यहाँ पर ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, बल्कि नेगेटिव चार्ज भी है। तो इन तीनों पे तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। यानी ये हुए लुईस बेस, बिकॉज इनके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं? डोनेट कर सकते हैं। डोनेट। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं इसलिए हम इन्हें कैटेगरी के अंदर रखते हैं लुईस बेस कैटेगरी के अंदर। वहीं अगर आप BF3 को ध्यान से देखें तो BF3 में बोरॉन के पास होता है वैकेंट ऑर्बिटल। BF3 BCl3, ये तो आप कंपाउंड एकदम दिमाग में याद रखोगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। कैसे कंपाउंड है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यानी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे इसलिए क्या हुआ आपका? लुईस एसिड। तो BF3 आपका हो गया लुईस एसिड। ठीक है। नेक्स्ट अगर आप बात करें तो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, बेसिकली सिग्मा पाई एंड लोन पे इलेक्ट्रॉन पायरिडीन में पूछ रहा है। किसमें पूछ रहा है? पायरिडीन में। भाई आप सभी को बेंजीन बनाना आता है। क्या बनाना आता है? बेंजीन। अगर आप पायरिडीन का स्ट्रक्चर देखें तो बस यहां पर कार्बन की जगह टॉप मोस्ट पर नाइट्रोजन होता है, बाकी ऑल्टरनेट बॉन्ड्स आपका ऐसे के ऐसे ही होते हैं। यहां पर नाइट्रोजन, बाकी ऑल्टरनेट बॉन्ड्स। हर जगह क्या होगा आपका? कार्बन होगा। हर जगह आपका कार्बन है। ठीक है। और हर जगह यहां पर आपका हाइड्रोजन भी होगा, तो हाइड्रोजन भी हर जगह बना लेते हैं हम। यहां भी एक हाइड्रोजन, यहां भी एक हाइड्रोजन, यहां भी एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन नीचे भी है आपका। ठीक है। एक हाइड्रोजन नीचे भी है, यहां बना देते हैं इसे। ठीक है। ठीक। तो एक हाइड्रोजन आपका नीचे हो गया, तो कुल मिला के एक कंपाउंड इस तरीके का हो गया आपका। ठीक है। अगर आप इसमें कैलकुलेट करें कि कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड्स हैं तो ध्यान से देखिएगा कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड है। तो देखिए
1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा तो आपको डायरेक्टली ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है। बाकी 6, 7, 8, 9, 10, 11 टोटल 11 सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं हमें। कितने सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं? 11 सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। वही अगर आप पाई बॉन्ड कैलकुलेट करें तो 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, पाई बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे? पाई बॉन्ड जो है वो 3 पाई बॉन्ड है। और लोन पेयर केवल आपका यहाँ पर नाइट्रोजन पर है। किस पर है? नाइट्रोजन पर एक सिंगल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मौजूद है। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लोन पेयर। तो इसका आंसर क्या होगा? 11 3, लोन पेयर कितना है? 1, तो 11 3 1, 11 3 1 कॉम्बिनेशन फोर्थ है। तो बस आपको अगर स्ट्रक्चर आता हो पाइरिडीन का तो आप आराम से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? अटेम्प्ट कर सकते हैं। पाइरिडीन का स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, बनाना चाहिए स्ट्रक्चर। पाइरिडीन का स्ट्रक्चर बनते ही ये क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर आप रिएक्शन देखें तो आपके पास क्या दे रखा है? एल्कोहल। देखिए ये एबीसीडी वाली रिएक्शन भी नीट में बहुत बार पूछी गई है, ठीक है। लेटेस्ट ही पेपर्स हैं आपके 2023 और 2024 से रिलेटेड। तो अगर आप यहां देखें OH है, फॉस्फोरस और आयोडीन के साथ आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं। तो फॉस्फोरस और आयोडीन के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो बेसिकली OH ग्रुप हटके यहां पर आयोडीन अटैच होता है। क्या अटैच होता है? आयोडीन। तो अगर आपसे पूछे कोई ए कंपाउंड क्या है, ए कंपाउंड, तो ए कंपाउंड हमारा बड़ा ही इजीली हो जाएगा, CH3, CH2 और I हम आराम से बना देंगे। नेक्स्ट हम अगर इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करा रहे हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो ये बनता है आपका बेसिकली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बनता है? यानी मैग्नीशियम और आयोडीन कंबाइन करके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना देंगे। यानी बी जो होगा हमारा वो होगा CH3, CH2 और इसके साथ साथ यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? MgI, CH3, CH2, MgI। ये आपका क्या बन गया? ये बन गया आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन देखिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपके पास CH3, CH2, MgI, इसकी रिएक्शन वो कह रहा है कि करा दो किसके साथ? HCHO के साथ, HCHO के साथ इसकी रिएक्शन करा दो, ठीक है, यानी फॉर्मल्डिहाइड के साथ करा दो। तो आपको सिंपल याद रखना है फॉर्मल्डिहाइड के साथ जब भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करें, चाहे कोई सा भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो, अगर आप उसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो? फॉर्मल्डिहाइड के साथ करा रहे हो, तो देखिए क्या होता है इस फॉर्मल्डिहाइड में जो HCHO है, ये कंपाउंड कुछ इस तरीके का, C ऊपर डबल बॉन्ड हुआ है तो ऑक्सीजन पे तो जुड़ जाता है आपका MgI। क्या जुड़ जाता है? O पे तो आपका कौन सा वाला पार्ट जुड़ जाएगा? ये MgI वाला पार्ट जुड़ जाएगा। और ये जो CH2 CH3 वाला पार्ट है कार्बन से अटैच रह जाता है, यानी CH2 CH3 वाला पार्ट किससे अटैच रह जाता है? कार्बन से अटैच जाता है। तो कुछ इस तरीके का बन गया है। नेक्स्ट ये कह रहा है इसकी रिएक्शन वाटर के साथ। तो अगर हम इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो देखिए ये पूरा MgI हटके यहाँ पर H जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? H। तो ये कंपाउंड कुछ आपका इस तरीके का हो जाएगा, ऊपर OH आ गया, ठीक है, और यहाँ पे CH2 CH3। अब इस कंपाउंड का नाम देखो, स्ट्रक्चर तो उसने बना ही रखा, उसे नाम लिखे हुए नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपेनॉल या प्रोपियोनिक एसिड। अब आप इसमें देखिए इसमें OH ग्रुप है, यहां पर कौन सा ग्रुप लगा? OH, ठीक है। अगर OH ग्रुप लगा है तो अल्कोहल हुआ, और 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन है तो नॉर्मल चेन है। इसका मतलब आंसर हो जाएगा इसका N प्रोपाइल अल्कोहल। क्या हो जाएगा? N प्रोपाइल अल्कोहल। दोबारा से रिएक्शन देखिए, सबसे पहले फास्फोरस और आयोडीन के साथ हमने रिएक्शन कराई, तो जैसे हमने फास्फोरस और आयोडीन के साथ रिएक्शन कराई तो यहाँ पर OH हटके आपका आयोडीन जुड़ गया। क्या जुड़ गया? OH हटके आयोडीन। फास्फोरस और आयोडीन के साथ जब आप रिएक्शन करा रहे हो तो आपका आयोडीन ग्रुप जुड़ गया। नेक्स्ट आपने मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराई तो MgI बन गया, ठीक है, MgI। फिर आपने इसकी रिएक्शन करा दी फॉर्मल्डिहाइड के साथ। किसके साथ? फॉर्मल्डिहाइड। एल्डिहाइड है एक कार्बन वाला तो फॉर्मल्डिहाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? फॉर्मल्डिहाइड, या फिर इसका नाम है मिथेनॉल। क्या नाम है? मिथेनॉल। तो यहां पर आपका ये कंपाउंड फॉर्म हुआ, ऑक्सीजन से जुड़ गया MgI वाला पार्ट, क्योंकि O पे नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव वाला पार्ट है, पॉजिटिव वाला पार्ट जुड़ा, और कार्बन पे पॉजिटिव है तो कार्बन पे नेगेटिव वाला पार्ट जुड़ गया, नेगेटिव वाला पार्ट जुड़ गया। फिर यहाँ पे क्या है, जब आपने इसकी रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल के साथ करा दी, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल यूज हुआ है, लास्ट में यूज हुआ है देखो वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करा दी तो पूरा MgI वाला पार्ट हटता है, ऑक्सीजन पे सीधा क्या जुड़ जाता है? हाइड्रोजन। वो जो आपका MgI वाला पार्ट है वो क्या वाटर का क्या ले गया? वो वाटर का OH पार्ट ले गया। क्या पार्ट ले गया? OH। तो MgOHI क्या बन गया? Mg के साथ OH भी है और क्या है? आयोडीन भी है, क्योंकि मैग्नीशियम पे होता है +2 चार्ज, तो उसके लिए OH और I दोनों बेसिकली Mg के +2 चार्ज को क्या कर लेंगे? मैनेज कर लेंगे। और जो वाटर का OH तो निकल चुका, हाइड्रोजन बच गया, वो हाइड्रोजन आपका ऑक्सीजन पे जुड़ जाता है। 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, OH ग्रुप अटैच रखा है, तो इसे हम नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। अगर यही OH आपका सेकंड कार्बन पे जुड़ा होता तो ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो जाता। क्या हो जाता? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो नॉर्मल क्या होता है, आइसो क्या होता है, ये वर्ड आपको स्ट्रक्चरली समझ में आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप रिएक्शन देखें तो नेक्स्ट केमिस्ट्री बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। आपको पूछ रहा है इनमें से कौन सा ग्राफ पर आपका बोयल्स लॉ लग रहा है। क्या लग रहा है? कौन सा लॉ? बोयल्स लॉ कौन से ग्राफ पर आपका लग रहा है? बोयल्स लॉ। देखिए तो बोयल्स लॉ क्या कहता है पहले आपको याद रखना है, तो उसके लिए ट्रिक होती है VG PC, VG के ऐसे याद करते हैं, VG के पर्सनल कंप्यूटर में क्या है? TB टेराबाइट है, VG के पर्सनल कंप्यूटर में टेराबाइट है, इस तरीके से याद रखते हैं, ठीक है। VG के पर्सनल कंप्यूटर में टेराबाइट, ठीक है, VG के पर्सनल कंप्यूटर में टेराबाइट। V फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए है गे-लुसैक्स लॉ। कौन सा लॉ है? गे-लुसैक्स लॉ है वॉल्यूम के लिए। वहीं अगर आप प्रेशर के लिए बात करें तो प्रेशर के लिए अपने पास चार्ल्स लॉ है,
और टेम्परेचर के लिए कौन सा लॉ है, बोयल्स लॉ। ठीक है, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो गैलियस लॉ लगेगा, प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो चार्ल्स लॉ लगेगा, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो बोयल्स लॉ लगेगा। ठीक है, हमें तो बोयल्स लॉ देखना है। ठीक है, तो बोयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है इसका मतलब प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के। ये बेसिकली आपका प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये बेसिकली आपका क्या है, बोयल्स लॉ का इक्वेशन है, बोयल्स लॉ की इक्वेशन। इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, देखिए प्रेशर टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम, क्या प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ कैसा बनेगा, हाइपरबोला। बिल्कुल यहाँ पे हाइपरबोला बन रहा है। ठीक है, प्रेशर और 1/v का, 1/v का, देखो प्रेशर और वॉल्यूम का देखें तो P ऊपर है V नीचे है, तब तो हाइपरबोला। लेकिन प्रेशर और 1/v का अगर ग्राफ पूछे तो स्ट्रेट लाइन, प्रेशर और 1/v का ग्राफ पूछे, प्रेशर और 1/v का ग्राफ पूछे तो स्ट्रेट लाइन। तो ये दोनों ग्राफ बिल्कुल जस्टिफाइड हो रहे हैं, ये तो गलत है और ये ग्राफ भी गलत है, तो ये वाले दोनों ग्राफ जस्टिफाइड हो गए, सेकंड और थर्ड। अब इसमें से देखते हैं, क्योंकि उसने 3 लाइनें अलग अलग बना रखी हैं, तो यानी हमें टेम्परेचर भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो देखिए हम इसे कुछ इस तरीके से लिखते हैं, PV = nRT आपका आइडियल गैस इक्वेशन है। तो मान लो अगर मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, क्या कांस्टेंट कर दिया, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, तो प्रेशर बढ़ने पर टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया तो प्रेशर बढ़ने पर टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। अब इस वाले ग्राफ में देखिएगा, देखो वॉल्यूम की लाइन में कांस्टेंट कर देता हूं, यहां से मैंने एक लाइन रखी कांस्टेंट, तो इन तीनों में से प्रेशर ऊपर वाली लाइन का ज्यादा आ रहा है। अगर मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा तो इसका प्रेशर इतना, ऊपर वाले का थोड़ा ज्यादा, तीसरे वाले का और भी ज्यादा। तो अगर हम वॉल्यूम कांस्टेंट रख रहे हैं तो जो प्रेशर ज्यादा आ रहा है सबसे ऊपर वाली लाइन का ज्यादा आ रहा है, और ऊपर वाली लाइन का जो टेम्परेचर है वो कितना है, T1 है। कितना है, T1 है। तो हम बोलते हैं कि इसमें सबसे ऊपर वाला T1 टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। बट क्या यहाँ T1 टेम्परेचर ज्यादा लिखा है, नहीं, यहां पर आपका T3 टेम्परेचर ज्यादा गिवन है। दोबारा से देखिए, ये दोनों ग्राफ हमें पता चल गया कैसे सही है, T इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V के, इसका मतलब P और V का ग्राफ आएगा हाइपरबोला, यहाँ पर हाइपरबोला आ रहा है। और हम देखें तो P और 1/v का ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। P और 1/v का ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है। तो दोनों ग्राफ सही थे। फिर हमने, क्योंकि टेम्परेचर 3 अलग अलग लाइनें दे रखी है, तो हम टेम्परेचर के लिए आइडेंटिफाई कर रहे हैं इसे, तो हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट करा, प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएंगे। क्या प्रोपोर्शनल आएंगे, डायरेक्टली, यानी T बढ़ेगा V बढ़ेगा, P बढ़ेगा तो T बढ़ेगा। ठीक है, तो V कांस्टेंट कर दिया। इन तीनों लाइन में से जो ऊपर वाली लाइन है उसका प्रेशर क्या है, ज्यादा है, तो उसका टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए था, ज्यादा होना चाहिए था। ठीक है, और ऊपर वाली लाइन आपका T1 है, तो T1 ज्यादा होना चाहिए था, बट यहाँ पर T1 ज्यादा गिवन नहीं है। वहीं अगर हम थर्ड ग्राफ में देखें, देखिए थर्ड ग्राफ में 1/v को, अगर इसमें भी वही है, 1/v को अगर आप कांस्टेंट कर दें तो बेसिकली लाइन सबसे ऊपर वाली, सबसे उसका ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, यानी T3 ज्यादा होना चाहिए। क्या T3 ज्यादा गिवन है, बिल्कुल T3 ज्यादा गिवन है, यानी ग्राफ आपका हो जाएगा ग्राफ नंबर 3। ग्राफ नंबर 3 बोयल्स लॉ का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दो ग्राफ में कंफ्यूजन कर रहा है, डायरेक्टली आपका एकदम ग्राफ सॉल्व नहीं हो रहा, आपको एक स्टेप और बढ़ा के इसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखिएगा। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन हो रखी है इस कंपाउंड की, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ ये कंपाउंड है। ये आपका जो कंपाउंड है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के इस तरफ एक चेन है, इस तरफ एक चेन है, यानी ये आपका है क्या, ये आपका है ईथर। क्या है, ईथर। ऑक्सीजन के अगर दोनों तरफ अलग अलग कार्बन चेन हो तो उसे हम ईथर कहते हैं। क्या कहते हैं, ईथर। अब ईथर की रिएक्शन आपकी किसके साथ हो रही है, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हो रही है। तो आप क्या रखना है, ईथर क्या करता है, ऑक्सीजन के जो इधर उधर आपका बॉन्ड्स है उन बॉन्ड्स को ब्रेक करता है, उनमें से क्या करता है, बॉन्ड को ब्रेक करता है। तो यहां पर भी बॉन्ड को क्या ही करेगा, ब्रेक करेगा। तो अब कौन सा ब्रेक करेगा बॉन्ड, देखिए ऑक्सीजन और बेंजीन के बीच वाला जो बॉन्ड है, यानी ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। क्यों ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो यहां पर बेंजीन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को कहते हैं फिनाइल कैटायन, विच इज हाईली अनस्टेबल। क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, यानी ये इधर से तो टूटने का नहीं, ये इधर से टूटेगा। तो क्योंकि ये इधर से ब्रेकडाउन होगा, कहां से ब्रेकडाउन होगा, दूसरी साइड से ब्रेकडाउन होगा, तो इसका मतलब ये आपका इस साइड से ब्रेकडाउन होगा। देखिए इस साइड से तो नहीं होगा, ये आपका होगा इस साइड से। ठीक है, सॉरी इस साइड से नहीं, ऑक्सीजन के ये आपका इस साइड से। ठीक है, ये इस साइड से ब्रेकडाउन होगा। अब जब ये इस साइड से ब्रेकडाउन होगा तो ऑक्सीजन पे आएगा कैसा चार्ज, नेगेटिव, कार्बन पे कैसा आएगा, पॉजिटिव। अब हाइड्रोजन और आयोडीन में H पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है, आयोडीन पे क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे जाके जुड़ेगा, यानी कार्बन पे, और जो आपका हाइड्रोजन होगा वो जुड़ेगा बेसिकली ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन देखो इसमें जुड़ा है, ठीक है, ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन लास्ट वाले में भी जुड़ा है। ठीक है, आयोडीन कहां जुड़ेगा, कार्बन पे। आयोडीन कहां जुड़ेगा, यहाँ आयोडीन है क्या, नहीं है। ठीक है, सेकंड और फोर्थ में बेसिकली देखते हैं आयोडीन किसमें है, तो आयोडीन है फोर्थ वाले में, किसमें, फोर्थ। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट रेडिली डिहाइड्रेटेड, इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो मोस्ट रेडिली यानी बहुत आसानी से क्या हो जाए, डिहाइड्रेट हो जाए। क्या हो जाए, डिहाइड्रेट। डिहाइड्रेट करने का मतलब है वाटर मॉलिक्यूल निकलना चाहिए। वाटर मॉलिक्यूल के लिए यहां पर OH और H निकलता है। क्या निकलता है, OH और H। ठीक है, अब OH और H निकलने पर कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल हो रहा है,
वो डिसाइड करेगा कि वो डिहाइड्रेट होगा या नहीं होगा। देखिए वाटर निकलने का पर जो स्टेबल हो रहा होगा वही तो वाटर छोड़ेगा। अगर कोई कंपाउंड वाटर निकलने पर स्टेबल नहीं हो रहा होगा तो वो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज नहीं करेगा। अब इनमें से देखते हैं कौन सा वाटर मॉलिक्यूल निकलने पर स्टेबल हो जा रहा है। तो देखो NO2 वाले तो हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि NO2 है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। क्या करता है? विड्रॉ करेगा। तो OH निकलने पर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको सही से क्या नहीं कर पाएगा, ये उसको सही से स्टेबल नहीं कर पाएगा। पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो बल्कि OH देखो NO2 और NO2 तीन कंपाउंड्स में आ रहा है, इनमें NO2 तीसरे में नहीं आ रहा ऑप्शन, इसलिए तीसरा है। बट आप फिर भी समझो, देखो OH ग्रुप निकला, यहाँ पे 2 OH ग्रुप है। तो जब OH ग्रुप निकलेगा और एक कार्बन से निकलेगा हाइड्रोजन, तो ये डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा कुछ इधर, ठीक है, इधर डबल बॉन्ड आएगा, यहां पर डबल बॉन्ड आएगा, है ना। एक डबल बॉन्ड ऐसे यहाँ पे OH ग्रुप निकलेगा इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन, एक डबल बॉन्ड यहां पर आएगा। तो ये जो 2 डबल बॉन्ड आएंगे, ये भी डबल सिंगल डबल, ये बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद, डिहाइड्रेट होने के बाद ये रेजोनेंस कर रहा है। क्या कर रहा है? रेजोनेंस कर रहा है। तो इसलिए कंपाउंड क्या होगा? जल्दी आपका स्टेबल हो जाएगा। यहां से आपका OH ग्रुप निकला, इस वाले कार्बन से क्या निकला? हाइड्रोजन। तो OH और हाइड्रोजन निकल के वाटर, एक वाटर मॉलिक्यूल निकला। ऐसे ही दूसरा वाटर मॉलिक्यूल भी निकला, तो डबल बॉन्ड यहां भी और यहां भी 2 जगह क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे डबल सिंगल डबल का क्या चलेगा? रेजोनेंस। डबल सिंगल डबल बॉन्ड का रेजोनेंस। और रेजोनेंस क्या करता है? स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाता है। क्या बनाता है? स्टेबल बनाता है। इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3। और वैसे भी इनमें NO2 ग्रुप आ रहे हैं। NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। CH3 होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो CH3 तो एक बार को बेसिकली स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, है ना। बट आपका ये जो NO2 ग्रुप है, ये उतना अच्छे तरीके से स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे नहीं आपका, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन देखें तो देखिए, इन कंपाउंड में से बोला गया है कौन सा हकल रूल को फॉलो करता है। तो पहले तो हकल रूल हमें पता होना चाहिए। हकल रूल कहता है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जिसमें है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो वो हकल रूल को फॉलो करेंगे। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू इसमें 0 रखो तो आएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 1 रखो तो 4 × 1 4 + 2 6 यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 2 रखो तो 4 × 2 8 + 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो आपको ऐसा कंपाउंड ढूंढना है इसमें से जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, या 14 हो, इसके बाद 4 4 से बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं आपको। सबसे पहले वाले में देखिए, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। क्या 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है? हाँ। तो पहला वाला हकल रूल को फॉलो कर रहा है। सेकंड, 2 2 4 और ये लोन पेयर, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6, क्योंकि ये भी तो पाई में आ जाएंगे रेजोनेंस करने के बाद। जब रेजोनेंस होगा तो ये भी किस में आ जाएंगे? पाई में, यानी ये भी आपको काउंट करने हैं। तो 2 2 4 2 6, क्या 6 आ रहा है? बिल्कुल 6 आ रहा है, यानी सेकंड वाला भी हकल रूल को फॉलो कर रहा है। थर्ड में देखिए 2 2 4 आ रहे हैं क्या? 4 तो नहीं आ रहे, यानी थर्ड वाला फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। 4 देखिए 2 2 4, फोर्थ भी नहीं कर रहा है, इसमें भी 4 है। इसमें कितने? 2, फिफ्थ में है 2, क्या 2 फॉलो कर रहा है? हाँ, 2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है। पॉजिटिव लिखा है, पॉजिटिव में नहीं है आपके इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स काउंट होंगे, पॉजिटिव है तो वो तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ठीक है, तो वो तो आपका पाई इलेक्ट्रॉन में आएंगे नहीं। तो 1 2 3 स्ट्रक्चर हो गया अभी तक, 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ पे कितने टोटल? 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या है यहाँ पर? नहीं, तो यानी 6th भी नहीं है। और लास्ट आप देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, इसमें 14 है आपका, यानी फिक्स वाला स्ट्रक्चर भी है। ओवरऑल कितना हो गया? फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ और सेवंथ, यानी 4 स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो आपका हकल रूल को फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर देखिए, पहले वाले में कह रहा है 5 होंगे, 5 कंपाउंड है क्या? नहीं। दूसरे में कह रहा है 4 हमने अभी अभी निकाला, 4 कंपाउंड्स होंगे। तो यानी कि 4 कंपाउंड्स क्या है आपका? किसको फॉलो कर रहे हैं? हकल रूल को फॉलो कर रहे हैं। हकल रूल क्या है? हकल रूल कहता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, यानी 2 पाई 6 पाई। आप 2 पाई याद रखो, 4 4 ऐड करते जाओ। 2 पाई में 4 ऐड करेंगे 6 पाई हुआ, 6 पाई में 4 ऐड करेंगे 10 पाई, 10 पाई में 4 ऐड करेंगे 14 पाई। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा किसमें हकल रूल लग रहा है, किसमें हकल रूल नहीं लग रहा है। अगर नेगेटिव है तो उसके इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो आपको काउंट नहीं करना है, ठीक है। इस तरीके से हम पता लगा देंगे कि कौन सा हकल रूल को फॉलो करता है, कौन सा फॉलो नहीं करता है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे कंपाउंड गिवन है, रिएक्शन गिवन है, रिएक्शन में आपसे पूछ रहा है फाइनल प्रोडक्ट निकालिए। क्या निकालिए? फाइनल प्रोडक्ट। डी पूछ रहा है आपसे फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है? CH3CHO यानी एल्डिहाइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, देखते ही पता चल जाना चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसे एजेंट है? रिड्यूसिंग। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट की रिएक्शन हम करवा रहे हैं तो वो रिड्यूस करेगा। एल्डिहाइड आपको याद रखना, एल्कोहल जो होते हैं अगर उन्हें ऑक्सीडाइज करेंगे, एल्कोहल को अगर हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो वो बनता है एल्डिहाइड। क्या बनता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को फर्दर अगर ऑक्सीडाइज करेंगे तो फर्दर ऑक्सीडाइज करने पर जो आपका एल्डिहाइड है वो कन्वर्ट होता है एसिड में। किसमें कन्वर्ट होता है? एसिड में।
तो ये तो हुआ ऑक्सीडेशन वाला पार्ट कि अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एसिड। लेकिन अब अगर हम उल्टा जाएंगे, जैसे एल्डिहाइड का रिडक्शन कर रहे हैं तो हमें अल्कोहल मिलेगा, ऐसे में ऑक्सीडेशन, ऐसे में रिडक्शन, तो यानी रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन होगा, यानी CH3 CHO से हमें मिलेगा अल्कोहल, तो वो होगा हमारा अल्कोहल होगा CH3 CH2OH, ये वाला अल्कोहल मिल गया। नेक्स्ट H2SO4 के साथ रिएक्शन है। H2SO4 कैसा एजेंट है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कैसा एजेंट? डिहाइड्रेटिंग। वो OH मॉलिक्यूल भी निकालेगा और एक हाइड्रोजन निकालेगा, तो बना देगा एल्कीन। क्या बना देगा? एल्कीन, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2। H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। नेक्स्ट कह रहा है HBr के साथ रिएक्शन कराओ, तो इसकी रिएक्शन HBr के साथ, अब ध्यान से देखिएगा, इसकी रिएक्शन किसके साथ? HBr। तो अगर HBr के साथ इसकी रिएक्शन कराऊंगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH3 CH2Br। क्या बनेगा? CH3 CH2Br। तो यहां पर हमारे पास C जो है, C देखिएगा, C क्या है? CH3 CH2Br। अब आपको यही देखना है कि इसकी रिएक्शन हमने करा दी बेंजीन के ऊपर Br, सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ये रिएक्शन जो है वुड्स फिटिक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? वुड्स फिटिक। ये भी आपका हेलोएल्केन है, वो आपका हेलोएरीन है। हेलोएल्केन हेलोएरीन की रिएक्शन सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, यानी कि आपकी वुड्स फिटिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? वुड्स फिटिक। दोनों ब्रोमीन ग्रुप निकलेंगे, ये CH2 CH3 बेंजीन पे जुड़ जाएगा, तो बेंजीन पे CH2 CH3, बेंजीन पे CH2 CH3 एक ही कंपाउंड में है आपका सेकंड, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या? सेकंड, जिसमें बेंजीन के ऊपर CH2 CH3 आपका जुड़ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट अगर आप रिएक्शन देखें तो नेक्स्ट में देखिए टेस्ट दे रखे हैं हमें कुछ कि कौन सा किस टेस्ट से रिलेटेड है आपका। तो अगर हम बात करें ब्राउन रिंग टेस्ट की, तो ब्राउन रिंग टेस्ट किया जाता है NO3 माइनस के लिए। याद रखना, ब्राउन रिंग टेस्ट किसके लिए? NO3 माइनस के लिए किया जाता है ब्राउन रिंग टेस्ट, यानी डी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1। देखो डी का ऑप्शन पर सब में ही 1 दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है? सब में ही 1 गिवन है, डी का ऑप्शन। ठीक है। वहीं अगर आप देखें तो नेस्लर रिएजेंट, ये भी याद रखना है, ये किया जाता है अमोनिया के लिए। ठीक है। तो ब्राउन रिंग टेस्ट यानी डी का तो है 1, बी का है 4th, डी का 1 बी का 4th, यानी सेकंड ऑप्शन भी हो सकता है और आपका 4th भी हो सकता है। ठीक है भाई। देखिए नेस्लर रिएजेंट कौन सा है आपका? अमोनिया के लिए किया जाता है ब्राउन रिंग टेस्ट। NO2 NO3 माइनस की ब्राउन रिंग फॉर्मेशन बेसिकली होता है, इसलिए हम ब्राउन रिंग टेस्ट कहते हैं इसे। और ये नेस्लर रिएजेंट है आपका अमोनिया। नेस्लर रिएजेंट टेस्ट में बेसिकली हम ये टेस्ट करते हैं कि ये वाला कैटायन हमारे पास जो कैटायन है वो अमोनिया है कोई और है, तो हम नेस्लर रिएजेंट से टेस्ट करते हैं। ठीक है। लेक टेस्ट के लिए आपको एल्यूमिनियम याद रखना है। लेक टेस्ट है एल्यूमिनियम के लिए। किसके लिए? एल्यूमिनियम के लिए। ए का क्या हो गया? ए का आपका थर्ड ऑप्शन हो गया, तो ए का थर्ड, सेकंड और फोर्थ में से ए का थर्ड जो है फोर्थ में है, तो आपका ए का थर्ड। लेक टेस्ट है एल्यूमिनियम के लिए, याद रखना, लेक टेस्ट एल्यूमिनियम के लिए, नेस्लर रिएजेंट टेस्ट अमोनिया के लिए, पोटेशियम सल्फोसाइनाइड टेस्ट जो होता है वो Fe+3 के लिए, ब्राउन रिंग टेस्ट NO3 माइनस के लिए होगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन हो सकते हैं इंटरेक्टिंग पार्टिकल के बीच में। इसमें कौन कौन आते हैं आपका? डाइपोल 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 इंड्यूस्ड, हमें ये बताना है। ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स कौन से हैं आपका? तो सबसे पहले अगर आप देखें डाइपोल 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 को हम कहते हैं किसॉम फोर्स। क्या कहते हैं? किसॉम फोर्स। ये भी आप याद रखना, किसॉम फोर्स कहते हैं हम। ठीक है। किसॉम फोर्सेस, तो डाइपोल डाइपोल किसॉम फोर्सेस हैं, ये आपके इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं। हाँ बिल्कुल। एक डाइपोल बना यानी दो मॉलिक्यूल्स हैं, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन हो रही है, उसे कहते हैं हम ये आपका डाइपोल डाइपोल। DD फोर्स, DID डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल और एक में उस डाइपोल की मदद से दूसरे वाले मॉलिक्यूल में इंड्यूस्ड डाइपोल डेवलप हुआ, तो दोनों का जो फोर्स होगा वो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, DID है ना। ये डिबाई फोर्स होता है। कौन सा होता है? डिबाई। तो ए ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन भी सही है। अगर हम हाइड्रोजन की बॉन्डिंग की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कितने मॉलिक्यूल्स के बीच में? HF इन मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अगर आप देखें तो ये भी बेसिकली आपका एक दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स है। वही डिस्पर्जन फोर्स, इसे कहते हैं लंडन फोर्स। क्या कहते हैं? लंडन फोर्स। ये भी आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स में आता है। तो ए बी सी कोवेलेंट बॉन्डिंग, आपका कोई कोवेलेंट बॉन्डिंग तो सिंपल बॉन्डिंग है, तो मॉलिक्यूल के बीच में होती है। ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में नहीं है, एक मॉलिक्यूल के बनाने में कोवेलेंट बॉन्डिंग यूज होती है। तो आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और ई ऑप्शन, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और ई ऑप्शन, यानी कि आपका हो गया कौन सा? फोर्थ। ठीक है। लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका रिलेटेड है किसका? वो भी मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ब्राउन फ्यूम्स, ये तो 10th क्लास में भी आप पढ़ते हो। ब्राउन फ्यूम्स NO2 माइनस के, किसके? NO2 माइनस के, यानी डी का ऑप्शन है 1। अब डी का ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड में है, किसमें? फर्स्ट और सेकंड में। तो आपको फर्स्ट और सेकंड से देखना है कि फर्स्ट और सेकंड से कौन सा ऑप्शन आपका होगा। ठीक है। दो स्मेल यहां पे आपको लिखी हुई है, एक लिखी हुई है स्मेल ऑफ रॉटन एग, एक लिखी हुई है पंजेंट स्मेल। ठीक है। एक स्मेल ऑफ रॉटन एग है और एक क्या है? पंजेंट स्मेल। ऊपर लिखा है इफरवेसेंस ऑफ कलरलेस। ए का तो सेकंड ऑप्शन है, ए का क्या है? सेकंड। CO3-2 की कलरलेस गैस की इफरवेसेंस आती है CO3-2। ठीक है। तो ए का क्या हो गया? सेकंड। ए का सेकंड, तो ऑप्शन क्या हो गया? ए। तो फिर भी आपको सारे आप रखने कलरलेस गैस का इफरवेसेंस CO3-2 के लिए,
है ना। गैस विद स्मेल ऑफ रॉटन स्मेल, तो ये सल्फाइड, कौन सा, सल्फाइड आयन। और वहीं आप बात करें कि गैस विद पंजेंट स्मेल, तो पंजेंट स्मेल वाली SO3-2 है, और ब्राउन फ्यूम्स आपके NO2- के होते हैं। इस तरीके से बेसिकली ये सारे आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे। आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए।